हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जावा प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2, राइट। और लेक्चर 2 में आपके लिए क्या है? लेक्चर 2 में आपके लिए है फीचर्स ऑफ जावा, राइट। लेक्चर 2 में आपके लिए आज हम लेके आए हैं फीचर्स ऑफ जावा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट्स। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। इन केस आपको नहीं समझ में आया है तो उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पे जाके रेफर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको लेक्चर 2 पढ़ने के लिए इसका लेक्चर 1 पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आई मीन टू से कि जावा पढ़ने के लिए आपको लेक्चर 2 आना चाहिए। यहाँ तक रुकना। जावा प्रोग्रामिंग के लिए आपको ऑब्जेक्ट की नॉलेज होना और डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ जावा, राइट। सो देयर आर वेरियस फीचर्स ऑफ जावा। बहुत सारे फीचर्स होते हैं जावा के, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल, राइट। अब सिंपल का मतलब क्या होगा? सिंपल का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है जावा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सिंपल होती है। सिंपल इन कंपेरिजन टू व्हाट? in comparison to C or C++, right? In comparison to C और C++, जो C और C++ के बैकग्राउंड से आए हैं उन्हें समझ में वो उनके लिए बहुत इजी है। बट जो पाइथन बैकग्राउंड से आए हैं उनके लिए थोड़ी सी टफ हो सकती है, राइट। सो इट इज इट इज सिंपल इन कंपेरिजन टू C एंड C++, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? नो प्रायर नॉलेज ऑफ any other programming language, is required, right? ठीक है। And second point, most of the confusing and complex features are not included in Java, right? Are not included in Java. अब वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स फीचर्स कौन कौन से होते हैं? such as pointers, multiple inheritance, right? Such as pointers and multiple inheritance, right? आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट, राइट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में समझिए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में एक कंसेप्ट है WOR, राइट। WOR स्टैंड फॉर व्हाट? राइट वंस एंड रन एनीवेयर, राइट। राइट वंस एंड रन एनीवेयर, पूरा, ठीक है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, राइट। इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। ठीक, अभी ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ठीक है, अब ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि जैसे C और C++ की फाइल है, C या फिर C++ को आपने एग्जीक्यूट करना चाहा, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे? उसको कंपाइल करोगे, राइट। आपने पहले क्या करेंगे? आप उसको पहले कंपाइल करेंगे, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे? उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? कंपाइल करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा .exe फाइल मिलेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब ये exe फाइल जो है आपको क्या लगता है कि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगी? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करती है, राइट। मतलब क्या है कि हमें एक मशीन रीडेबल लैंग्वेज मिली है, which is specific to operating system, right? Which is specific to operating system, right?
specific to the operating system, ठीक है. और in this case we got what? Windows. This ex in this case this what do you call it? This exe file is with respect to machine readable file for what? For Windows ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. ठीक है, इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी. ठीक है, राइट. अब अगर हम बात करें जावा की, एक मिनट रुकिए, पहले जावा के पे आने से पहले अब इसको अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, अगर इसको अब हमें एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करें? ठीक है, अब ये दिस exe फाइल ओनली, दिस exe फाइल, this .exe file will run, will execute or run, will execute or run only on the, only on which machine? Only on Windows machines, right? I hope आपको इतनी बात समझ में आई होगी. ठीक है, तो C और C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गए. ठीक है, राइट. अभी कंपाइल तो कहीं पर भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो कंपाइल्ड फाइल जो होती है वो हर जगह रन नहीं करती है, समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, C और C++ में कंपाइल कहीं पर भी हो जाएगी, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो हर जगह रन नहीं होती. हर जगह क्यों? क्या हो गया? सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं करेगी. ठीक है, बट अगर हम लोग जावा की बात करें, अगर हम लोग जावा की बात करें तो जावा को अगर हम लोग कंपाइल करेंगे, जावा को अगर हम कंपाइल करेंगे, राइट, जावा को अगर हम कंपाइल करते हैं तो क्या होता है कि हमें मिलती है डॉट क्लास फाइल, राइट. क्या मिलता है हमको? हमको मिलता है डॉट क्लास फाइल. ठीक है, नाउ दिस क्लास फाइल, now this class file can execute on, this class file can execute on any platform, right. ठीक है, because मैं लिख देता हूं यहाँ पे file, to execute this file, to execute this dot class file, JVM is needed, JVM is needed, right. So JVM is needed, right. So अब JVM तो आप, now JVM can be installed on, now JVM can be present on any machine or operating system, right, on any machine or operating system. ठीक है, ठीक है, राइट. तो अब JVM है, ठीक है, अब JVM है तो ये एग्जीक्यूट हो सकती है, राइट. सो B part, in order to execute it, in order to execute it, ठीक है, डॉट क्लास फाइल, टू एग्जीक्यूट डॉट क्लास फाइल क्या जरूरत है? तो डॉट JVM की जरूरत है. नाउ JVM कैन बी प्रेजेंट ऑन एनी मशीन, राइट. तो अब क्योंकि JVM सभी मशीन पे प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डॉट क्लास फाइल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, राइट. बट JVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. मैं ये भी लिख देता हूँ, JVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, राइट. आपको ये बात समझ में आई होगी, JVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, राइट. आपको ये बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, ठीक. अब डॉट क्लास फाइल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये डॉट क्लास फाइल जो होती है, ये डॉट क्लास फाइल जो होती है, दिस इज एन इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट कोड, राइट. दिस डॉट क्लास फाइल इज एन इंटरमीडिएट कोड. ठीक है, और इट इज इंटरप्रेटेड बाय द JVM. ठीक है, अभी JVM के बारे में हम आपको थोड़ा सा नॉलेज अभी देंगे इस वीडियो में. ठीक है, राइट. JVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. लिख देता हूँ, राइट. इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, नेक्स्ट फीचर पे जाते हैं. इसके नेक्स्ट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट. नेक्स्ट फीचर है
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग समझिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग हो गया कि इट सेटिस्फाइज और फॉलोज ऑल द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, राइट। ठीक है, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, ठीक है। तो और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म क्या क्या होते हैं? सच एज एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ठीक है, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉलीमॉर्फिज्म, राइट, पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट फीचर इज सिक्योर, ठीक है। सिक्योर को समझने से पहले एक प्रोसेस हम लोग समझते हैं कि हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम को रन करते हैं, सपोज हमने कोई प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर a.java, ठीक है, और a.java को हमने क्या किया, कंपाइल किया। a.java को हमने क्या किया, कंपाइल किया, ठीक है। और कंपाइल करने के बाद हमको मिल गई डॉट क्लास फाइल, ठीक है, हमको मिल गई डॉट क्लास फाइल, दैट इज a डॉट क्लास, ठीक है। अब a डॉट क्लास में क्या है, इसके अंदर होता है बाइट कोड, ठीक है। a डॉट क्लास में क्या होता है, बाइट कोड होता है, ठीक है। अब इस बाइट कोड को हैंडल करने का काम किसका है, जेवीएम का है, ठीक है। इस बाइट कोड को हैंडल करने का काम किसका है, जेवीएम का है। तो पहले ये बाइट कोड इंटरप्रेट होता है, पहले ये बाइट कोड कौन क्या होगा, इंटरप्रेट होगा, ठीक है। और इंटरप्रेट होने के बाद क्या मिलता है हमको, मशीन कोड मिलता है, ठीक है, मशीन कोड मिलता है, राइट। और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है, ये बात क्या होता है, ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और हमको यहाँ पर फाइनल आउटपुट मिल जाता है, राइट। अब आपने देखा कि डायरेक्टली जावा का प्रोग्राम कभी भी कम्युनिकेट नहीं करता है, ठीक है। जावा का प्रोग्राम कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि सिस्टम से कभी भी इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। वजह क्या है उसके पीछे वजह है कि जो इंटरप्रिटेशन का काम ये कौन कर रहा है, जेवीएम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद एग्जीक्यूट करने का काम भी कौन कर रहा है, जेवीएम ही कर रहा है, राइट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब आपने देखा क्योंकि जेवीएम क्या है, यहाँ पर जेवीएम रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंटरप्रिटेशन, दैट इज कन्वर्टिंग द मशीन कोड, और उसके बाद कन्वर्टिंग द बाइट कोड इनटू मशीन कोड, एंड उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए भी, मतलब क्या हुआ, फाइनल आउटपुट देने के लिए भी। इसका मतलब क्या है कि जावा का प्रोग्राम कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है फाइनल आउटपुट आने तक। किससे कम्युनिकेट नहीं करता है, विद द मशीन और द सिस्टम, राइट। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब क्योंकि डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, उसको फाइनल आउटपुट पे लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, जेवीएम से की हेल्प लेनी पड़ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जेवीएम जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती होगी। तो जेवीएम क्या करता है, जेवीएम बहुत सारे काम करता है, जिसमें से एक काम उसका होता है बाइट कोड वेरिफिकेशन, राइट। जेवीएम परफॉर्म बाइट कोड वेरिफिकेशन, राइट। अब बाइट कोड वेरिफिकेशन का मीनिंग समझिए। बाइट कोड वेरिफिकेशन में दो काम होते हैं। पहला काम होता है वो चेक करता है कि द वेदर द कंपाइलर वेदर द बाइट कोड जो अभी आया है वो वैलिड कंपाइलर से आया है कि नहीं आया, पहली चीज। अब वैलिड कंपाइलर से आने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए किसी ह्यूमन बीइंग ने या किसी मैलिशियस यूजर ने क्या करा कि बाइट कोड इस तरीके से लिख दिया कि जब भी वो एग्जीक्यूट करे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, सिक्योरिटी को एक थ्रेट देते, राइट, ठीक है। तो जेवीएम चेक करता है कि क्या ये बाइट कोड अभी मिला है, कौन सा वाला बाइट कोड, ये वाला बाइट कोड जो अभी मिला है, क्या वो कंपाइलेशन के थ्रू आया है कि नहीं आया, वैलिड कंपाइलर के थ्रू आया है कि नहीं आया है,
इफ इन केस वो वैलिड कंपाइलर के थ्रू आया है, ठीक है, तो क्या करेगा वो उसको आगे इंटरप्रेट करेगा और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके फाइनल आउटपुट दे देगा। इन केस इन केस इन केस अगर कोई मतलब वैलिड कंपाइलर से नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो एंड रेजेस, मैं लिख देता हूँ एंड रेजेस, वो रेज कर देता है वेरीफाई एरर को, राइट, इट रेजेस वेरीफाई एरर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है जेवीएम कभी भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं आने देता है किसी भी जावा प्रोग्राम की वजह से, राइट। नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। नेक्स्ट फीचर है रोबस्ट, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है, रोबस्ट, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज रोबस्ट, ठीक है, रोबस्ट। अब रोबस्ट में क्या होता है, रोबस्ट का मतलब ये हो गया कि जावा के अंदर अर्ली चेकिंग होती है। जावा के अंदर क्या होती है, अर्ली चेकिंग ऑफ एरर्स एट कंपाइल टाइम, एट कंपाइल टाइम, ठीक है, अर्ली चेकिंग ऑफ एरर एट कंपाइल टाइम, पहली चीज। दूसरी चीज समझिए, ये तो हो गया अर्ली चेकिंग ऑफ एरर कंपाइल टाइम। अब एरर चेकिंग जो है कंपाइल टाइम पे हो जा रही है तो थोड़ा जो है रोबस्ट हो गया वो, राइट। साथ में क्या होता है, इसके अंदर गार्बेज कलेक्शन होता है, गार्बेज कलेक्शन होता है। गार्बेज कलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो ऑटोमेटिकली रिमूव करता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ठीक है, प्रोग्रामर इन्वोक कर सकता है गार्बेज कलेक्शन को, बट इट्स अप टू द जेवीएम कि वो कब गार्बेज कलेक्शन को इन्वोक करेगा। तो मतलब गार्बेज कलेक्शन करता है, गार्बेज कलेक्शन अनयूज, ठीक है, अनयूज ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है फ्रॉम द मेमोरी, दैट इज हीप, है ना, टाइम एक और आया हीप, राइट। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वी हैव garbage collection. Next we have, after E we have portable, है, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मीनिंग क्या हुआ, आपका एक एप्लीकेशन बना हुआ है ना, आपका एक एप्लीकेशन बना हुआ है किसी कंप्यूटर पे, है ना। सपोज करो किसी मशीन ए पे आपने कुछ बना रखा है, से स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है, राइट। और वो किसी मशीन ए पे चल रहा है, किसी मशीन ए पे आपने डिप्लॉय कर रखा है, राइट, मशीन ए पे। सिमिलरली आपने आप सपोज कीजिए कोई प्रॉब्लम आई मशीन ए पे, ठीक है, सपोज कीजिए कोई प्रॉब्लम आई मशीन ए पे। अब मशीन ए पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है यहाँ पर। सपोज कीजिए इसका विंडोज ओएस है, इसमें विंडोज मशीन है, ठीक है, विंडोज मशीन है, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम आई इस मशीन पे, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, माइग्रेट करके कर सकते हैं, इसको माइग्रेट कर सकते हैं ऑन टू, यू कैन माइग्रेट दिस ऑन टू, लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और लिख देता हूँ कि दिस एप्लीकेशन कैन बी माइग्रेटेड टू मशीन बी, कैन बी माइग्रेटेड टू मशीन बी। अब मशीन बी जो है विंडोज की मशीन भी हो सकती है, ठीक है, मशीन बी विंडोज की भी मशीन हो सकती है, साथ में वो हो सकता है वो लिनक्स की भी मशीन हो, राइट, और हो सकता है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन भी हो सकती है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि चलते हुए प्रोग्राम को आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पे माइग्रेट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है, कि पोर्टेबल का मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। पोर्टेबल का मीनिंग क्या हुआ कि अ, जैसे आप ऐसे सपोज कीजिए, अभी पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ ईयर्स में हम लोग ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का यूज किया, ठीक है। तो सपोज कीजिए कोई आपको कोई नंबर है, वो सपोज कीजिए एयरटेल का है, ठीक है, आपको एयरटेल का नेटवर्क नहीं पसंद है, तो आपने क्या किया, या फिर आपके पास जो है आपके क्या नाम है लोकेलिटी में जहाँ पर आप रहते हैं मोस्टली,
मोस्ट ऑफ द आवर्स जहाँ पे आप स्पेंड करते हैं वहां पर एयरटेल का कवरेज बेटर नहीं है, तो आपने क्या करोगे, आप ऑब्वियसली माइग्रेट करोगे, ठीक है ना, पोर्ट, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने नंबर को पोर्ट करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपने चलते हुए नंबर को पोर्ट कर लिया है दूसरे चलते हुए नंबर को एक टेलीकॉम कंपनी से दूसरी टेलीकॉम कंपनी पे या सर्विस प्रोवाइडर पे माइग्रेट कर लिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सिमिलरली एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि जावा की एप्लीकेशन है। अगर वो मशीन ए पर रन कर रही है, ठीक है, और ए विंडोज मशीन है, तो और विंडोज ए मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज कीजिए कि कुछ हार्डवेयर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके हार्डवेयर लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को माइग्रेट करना पड़ता है टू सम मशीन बी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आराम से इसको माइग्रेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ऐसे में नहीं आनी आती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग पोर्टेबल, राइट। ठीक है, आई होप आपको पोर्टेबल का मीनिंग समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टी थ्रेडेड। ठीक है, मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड का मीनिंग समझिए हम लोग। मल्टी थ्रेडेड का मीनिंग हो गया कि आप एट अ टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट द सेम टाइम, आप एक प्रोग्राम के सेवरल पार्ट्स को रन या एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल पार्ट्स single of a same program can be of the same program can be of the same program can be performed at the same time, right? But the real meaning क्या हुआ, execution of multiple part of the same program can be performed at the same time, जैसे क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स को हम लोग कहते हैं एक्टिव प्रोग्राम्स, राइट, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं एक्टिव ऑब्जेक्ट्स, राइट। और जिनका एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम जिनका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है उनको कहते हैं हम लोग पैसिव प्रोग्राम्स, और उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग कहते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट्स, राइट। ठीक है, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि हम लोग अपने कोड को पैरेलाइज नहीं करते हैं, उस कोड के डिफरेंट पार्ट्स को पैरेलाइज करते हैं, राइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वी डोंट पैरेललाइज द programs, right, while the parts of the same program are parallelized, right। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वी डोंट पैरेलाइज द प्रोग्राम, rather the parts of the same programs are parallelized। अभी मल्टी थ्रेडिंग कैसे करते हैं हम लोग, कुछ अलग से काम करना पड़ता है, नहीं, हमको इसमें भी कुछ अलग से वर्क टास्क नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जावा के पास, जावा हैज इनबिल्ट सपोर्ट फॉर इट, इनबिल्ट या बिल्ट इन support, right? Java has built-in support for multi-threading, right? Built-in support for multi-threading, right? I hope आपको ये बात समझ में आई होगी। Next is distributed। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग पहले समझते हैं। हमको गूगल को सर्वर को एक्सेस करना है, ठीक है, तो खाली हम थोड़ी एक्सेस करेंगे ना, मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ना अकेली इंडिया एक्सेस कर रही है, ना ही अकेला यूएस एक्सेस कर रहा है। मतलब कहने मतलब क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड देर आर मेनी यूजर्स ऑफ गूगल, राइट। इसका मतलब क्या है कि गूगल के बहुत सारे सर्वर्स होंगे रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल सर्वर टू फुलफिल ऑल द रिक्वेस्ट, राइट। इसका मतलब क्या है कि गूगल का जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पर या मल्टीपल सर्वर्स पर रन कर रहा है, ठीक है, और वो आपस में कनेक्टेड है बाय बाय नेटवर्क, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का थोड़ा आइडिया होगा।
हुआ होगा, राइट। तो अब हम समझते हैं कि जावा में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो जावा के पास भी सपोर्ट है, जावा के पास भी सपोर्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को डेवलप करने का, राइट। जावा के पास किसका सपोर्ट होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को डेवलप करने पर, राइट। जावा हैज सपोर्टेड libraries for has supported libraries for distributed computing, ठीक है, for distributed computing, right, it has support for distributed computing, ठीक है। कैसे हो सकता है? विद कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ ईजेबी, ईजे मतलब एंटरप्राइज जावा बीन, आरएमआई रिमोट मेथड इन्वोकेशन। सो द नेक्स्ट फीचर इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, राइट, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। अब आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मीनिंग समझिए, ठीक है। आप सपोज करो कि आप सपोज कीजिए कि आपने कोई एप्लीकेशन रन कर रही है, आपकी कोई एप्लीकेशन से रन कर रही है, से अगेन स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम की एप्लीकेशन आपकी रन कर रही है, राइट। अब एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है रन कर रही थी किसी मशीन पे, से इट वाज रनिंग ऑन सम मशीन से ऑन सम मशीन से ए, ठीक है। अब ए पे ए की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी कि जो रैम है उसकी, ठीक है, से समथिंग लाइक 32 बिट है, आई मीन टू से नॉट 32 बिट, से 4 GB, किसी इंस्टेंस पे 4 GB थी, ठीक है। और उसके बाद प्रोसेसर की अपनी कुछ कुछ प्रोसेसर था, राइट, से प्रोसेसर था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन से एक्स है, ठीक है, प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन से एक्स है, राइट। और भी हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, ठीक है, ठीक। अब क्या था कि वो ज्यादा रिक्वेस्ट, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े, स्केलेबल हुई एप्लीकेशन, तो नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े। नंबर ऑफ यूजर्स जब बढ़े तो रिक्वायरमेंट आई कि हम जो है सिस्टम को अपग्रेड करें, ठीक है। अब दो रिक्वायरमेंट थी, हम या तो उसको दूसरे मशीन पे पूरा करके ले जाएं, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि हम लोग क्या करें, उसी सिस्टम को अपग्रेड कर दें, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इसको अब 4 GB से हमने इसको कर दिया 8 GB, ठीक है। और इसको जो है और बेटर प्रोसेसर से हम ले आए इसको, सेसम वाई प्रोसेसर पे लेके आ गए, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है कि हम उसी सिस्टम को ही क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। हम एप्लीकेशन को माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम उसी कंप्यूटर पे उसी मशीन को क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। पहले भी हमारा ये एप्लीकेशन रन कर रहा था, सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद भी हमारा ये एप्लीकेशन रन कर रहा है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ हमारा एप्लीकेशन फॉलो कर रहा है, ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है, उसको कोई एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। आई होप आपको आर्किटेक्चर न्यूट्रल समझ में आया होगा डिफरेंस, ठीक है। एक ही मशीन को अपग्रेड करना, पहले भी हमारा सिस्टम रन कर रहा था, अभी भी हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो वी कॉल जावा एज आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ठीक है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि जावा को इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब नहीं है। आप कितनी ही बार इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें कंप्यूटर की, जावा की प्रॉब्लम को रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो यहाँ पर हमने इन तीन चीजें देखी। हमने एक देखा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। फिर एक दूसरा आया, एक दूसरा हम लोगों ने देखा यहाँ पर पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, राइट। सेकंड देखा हम लोगों ने पोर्टेबिलिटी, और तीसरा देखा आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ठीक है। आई होप इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, राइट वन रन एनीवेयर। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, माइग्रेशन, ठीक है। और आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, अपग्रेडेशन, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है, जीवीएम की वजह से। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ, आपको आपने अपनी एप्लीकेशन को एक मशीन से दूसरी मशीन पर माइग्रेट कर लिया, और तीसरा हो गया आर्किटेक्चर न्यूट्रल। ठीक है, ठीक है। तो अपग्रेडेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटर पर, आपका आपका एप्लीकेशन तब भी प्रॉपरली रन कर रहा था, और बाद में भी अभी भी अपग्रेडेशन के बाद भी आपका प्रॉब्लम, आपका सॉफ्टवेयर जो है अभी भी प्रॉपरली रन कर रहा है। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स जो सिमिलर लॉजिक टर्म्स समझ में आए होंगे, राइट। ठीक है, नेक्स्ट इज हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज हाई परफॉर्मेंस। अब हाई परफॉर्मेंस को समझने से पहले हम एक टर्म पढ़ लें, एक टर्म के बारे में पढ़ लें, इसका नाम है हॉटस्पॉट जेवीएम। ठीक है, आप लोग ने इस वर्ड का नेम सुना होगा, हॉटस्पॉट जेवीएम का। ठीक है, शायद सुना हो, मैं ये नहीं कह सकता कि आपने सुना ही होगा, बट शायद सुना हो हॉटस्पॉट जेवीएम के बारे में। ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट जेवीएम जो है जावा में कब से है, इट इज फ्रॉम वर्जन, इट इज फ्रॉम वर्जन, जावा के वर्जन 1.2 से। ठीक है, अभी हॉटस्पॉट जेवीएम होता क्या है, इस हॉटस्पॉट जेवीएम के अंदर होता है एक इट कंटेन्स, इसके अंदर होता है JIT, है ना, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, राइट। इसके अंदर क्या होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, जिसको इन शॉर्ट हम लोग जानते हैं JIT कंपाइलर, राइट। ठीक है, अब JIT कंपाइलर करता क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग समझिए। JIT कंपाइलर जो है वो समझने के लिए हम एक मेथड का कोड देखेंगे। इस जो आपने कोई मेथड लिखा है M1, ठीक है, आपने कोई मेथड लिखा है M1, उसके अंदर आपने लिख रखी कोई लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ऐसे ऐसे कुल मिला के आपने 10,000 लाइन ऑफ कोड लिख रखा है, 10 की लाइन ऑफ कोड लिख रखा है। ठीक है, अब आपने M1 को कॉल किया, आपने M1 को कॉल किया, ठीक है, फिर किसी टाइम पे M1 कॉल हुआ कहीं पर, फिर कहीं पर M1 कॉल हुआ, ठीक है, ऐसे कम से कम वो मल्टीपल टाइम्स कॉल हो गया। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स कॉल हो गया। ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसे केसेस में होता है क्या है कि जब भी M1 कॉल होगा, जब भी M1 कॉल होगा, तो उसकी एक एक लाइन, क्योंकि जेवीएम की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जेवीएम क्या है, इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, इंटरप्रेटर काम होता है लाइन बाय लाइन रीड करना, है ना, और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना और एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो लाइन 1 को उसने रीड किया, ठीक है, रीड करने के बाद, रीड किया, रीड करने के बाद इंटरप्रेट किया, राइट, और इंटरप्रेट करने के बाद, इंटरप्रेट का मीनिंग क्या हुआ, उसने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट टू मशीन कोड, राइट, और उसके बाद उसने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, ये सारे काम करता है वो। ठीक है, वैसे लाइन नंबर 2 आई, ठीक है, लाइन नंबर 2 को भी उसने क्या किया, रीड किया, ठीक है, रीड किया, इंटरप्रेट किया, एग्जीक्यूट किया, लाइन नंबर 3 है, उसको भी रीड किया, इंटरप्रेट किया, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब ये मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है, मतलब कह सकते हो आप, सपोज ये कॉल हो रहा है से 10 टाइम्स कॉल हो रहा है। ये कितनी बार कॉल हो रहा है फंक्शन कहीं, मतलब अलग अलग जगह पे ये 10 टाइम्स कॉल हो रहा है, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन द मेथड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक ही फंक्शन बार बार कॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, एक ही फंक्शन बार बार कॉल करना पड़ रहा है, तो उतनी बार जो है वो रीड हो रहा है, इंटरप्रेट हो रहा है, और मशीन कोड में कन्वर्ट करना, एग्जीक्यूट करना, तो अलग बात है ही। ठीक है, तो हॉटस्पॉट जेवीएम क्या करता है, ये जिट कंपाइलर क्या करता है कि जिट कंपाइलर क्या करता है कि एक काउंटर मेंटेन करता है, काउंटर मेंटेन करता है। ठीक है, और उस काउंटर की वैल्यू इनिशियली कितनी होती है, उस काउंटर की वैल्यू इनिशियली होती है 0, राइट, उस काउंटर की वैल्यू इनिशियली होती है 0। M1 के आफ्टर M1 एग्जीक्यूशन, आफ्टर M1 हैज कंप्लीटेड, M1 के कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर M1 कंप्लीटेड, M1 कंप्लीटेड, और कह सकते हैं आफ्टर फर्स्ट M1 कॉल, आफ्टर फर्स्ट M1 कंप्लीशन। ठीक है, ठीक है, M1, तो उसने क्या किया, काउंटर की वैल्यू को क्या कर दिया, काउंटर की वैल्यू को उसने 1 कर दिया, राइट, उसने क्या कर दिया, काउंटर की वैल्यू को
1 कर दिया, ठीक है। आफ्टर सेकेंड टाइम, आफ्टर सेकेंड, ठीक है, आफ्टर सेकेंड M1 कंप्लीशन, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये वाला फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी कर दी इसने, इसकी वैल्यू इसने सेट कर दी 2, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड की बात कर लेते हैं। आफ्टर थर्ड M1 कंप्लीशन इसने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू 3 कर दिया, ठीक है। तो ये जो हम काउंटर की बात कर रहे हैं ये है क्या, ये एक्चुअली थ्रेशोल्ड वैल्यूज है। क्या है ये, थ्रेशोल्ड वैल्यूज है, ठीक है। दिस काउंटर इज यूज्ड फॉर व्हाट, टू चेक द थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू, राइट, इट इज यूज्ड टू चेक द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। किसी 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 कभी किसी किसी व्हाट डू कॉल प्लेटफॉर्म में इसकी वैल्यू 2 होती है, थ्रेशोल्ड की वैल्यू, किसी किसी में थ्रेशोल्ड वैल्यू 3 होती है, राइट। सो हम यहाँ पे सपोज कीजिए थ्रेशोल्ड वैल्यू 3 थी। कंपाइलर ने देखा, जेट कंपाइलर ने देखा कि ये 3 बार कॉल हुआ है और सेम फंक्शन है, सेम मेथड है और 3 में सेम कोड है, ठीक है। तो उसने देखा कि पूरा रीड हो रहा है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट हो रहा है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर रीड हो रहा है, इंटरप्रेट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, रीड हो रहा है, इंटरप्रेट, एग्जीक्यूट कर रहा है, और ऐसे 10,000 लाइन पूरा करनी पड़ रही है। तो अब तक वो कितनी कर चुका है, 10,000 10,000 10,000। वो कहेगा नहीं बस, अब हम इसको बार बार मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो मशीन कोड थर्ड वाले में मिल गया होगा, जो मशीन कोड थर्ड वाले जब काउंटर की वैल्यू थर्ड हुई होगी, जब तो उस टाइम पे जो भी मशीन कोड मिला होगा उसी को वो फाइनली फर्दर कॉल्स के लिए यूज करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब रिमेनिंग 7 के लिए, और रिमेनिंग लिख दे रहा हूं, और रिमेनिंग 7 M1 calls, for remaining 7 M1 calls, same machine code will be used, right? Same machine code will be used. I hope आपको ये समझ में आई होगी ये बात, right? Yes or no? Same machine code will be used, ठीक है। ये हो गया हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब आप खुद ही मैथमेटिक्स के थ्रू लगा सकते हैं अंदाजा कि अगर ये हॉटस्पॉट जेवीएम अपना काम नहीं कर रहा होता तो कितनी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करनी पड़े। आप लगाइए 10,000, ये है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, और अब कितना हो रहा है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसका मतलब 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 टाइम्स जो है इसने टाइम बचा लिया है। टाइम मतलब जो भी रनिंग टाइम होता है, एग्जीक्यूशन टाइम होता है, उसने वो बचा लिया वहां पे, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज नेक्स्ट वन, डायनामिक। डायनामिक का मीनिंग क्या होता है, सपोज कीजिए इसको प्रोग्राम को, ठीक है। डायनामिक का मीनिंग होता है ऑन डिमांड। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑन डिमांड, ठीक है, ऑन डिमांड। इसका मीनिंग को आप समझिए। सपोज कीजिए हमने कोई क्लास बनाई, से क्लास से हेलो, क्लास हेलो, ठीक है। उसके अंदर हमने लिख लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। ये सब क्या होता है ये मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है आगे के लेक्चर्स में, ये आप इनको देख लीजिएगा, उसमें जाके आपको इसके बारे में जानकारी है, तो आप सीक्वेंसली बन पड़े जाएंगे आगे, चलेंगे आगे, ठीक है। तो ये मैंने आगे के लेक्चर्स में बता रखा है, आप उनको वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें हमने सपोज लिख दिया हेलो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक हमने और क्लास बना रखी है उसी प्रोग्राम के अंदर, हमने एक और बना रखी है इसे फर्स्ट, कुछ भी नाम ले लेते हैं, अभी तुम खाली समझ रहे हैं। हमने इसमें बना लिया से कोई फंक्शन हमने बना लिया, कोई मेथड हमने बना लिया, फंक्शन नहीं कहते मेथड कहते हैं। एवरीथिंग इन जावा इज रिटन इनसाइड क्लास, सो एवरी फंक्शन इज व्हाट, अ मेथड ओनली, राइट। तो M1 हमने यहाँ पे ले लिया, तो M1 है और इसके अंदर कुछ कोड लिखा है से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, और इसमें हमने लिख लिया फर्स्ट, ठीक है। ठीक, अब जब आप कंपाइल करते हैं, जब भी हम कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एक क्लास फाइल बनेगी और इस करस्पॉन्डिंग भी एक क्लास फाइल बनेगी। इतना ध्यान रखिए, जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो दो क्लास तो दो क्लास फाइल बनेंगी। कौन कौन सी क्लास फाइल बनती है? एक बनेगी फर्स्ट डॉट क्लास और एक बनेगी हेलो डॉट क्लास, राइट। लेकिन लेकिन जेवीएम जो है उसी क्लास को लोड करेगा जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। जेवीएम जो है उसी क्लास को लोड करेगा जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो अगर हेलो की रिक्वायरमेंट नहीं, हेलो की रिक्वायरमेंट कब आएगी? जब हेलो को हमने यहाँ पर कहीं पर इन्वोक किया होगा। हेलो की रिक्वायरमेंट कब आएगी? जब हम हेलो को इन्वोक करेंगे। सपोज करो हमने नहीं सॉरी, फर्स्ट की हेल्प यूज तब इन्वोक तब होगा जब हम M1 को इन्वोक करेंगे, राइट, ठीक है ना। जब हम M1 को इन्वोक करेंगे तब जो है फर्स्ट वाली क्लास की क्लास फर्स्ट मतलब फर्स्ट डॉट क्लास का यूज आएगा और वो लोड होगी, राइट, ठीक है। जैसे हम लोड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने ऑब्जेक्ट बनाया फर्स्ट, f इज इक्वल टू न्यू फर्स्ट, f इज इक्वल टू न्यू फर्स्ट, ठीक है, एंड देन f डॉट m1, ठीक है। अब जब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तब इसकी क्लास की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है ना। अब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाए, अब इसकी रिक्वायरमेंट आई। अगर हमने ये नहीं किया होता तो क्लास फर्स्ट जो है वो लोड होती ही नहीं। इसका मतलब क्या है? एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द क्लासेस आर लोडेड, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।